सबके मन की बात 369 में आपका स्वागत है। सभी राष्ट्र प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपनी विचार, जानकारी और समझ जो मुझे अनुभव और अनुभूति से होती है उसके आधार पे कर रहा हूँ। वो विषय है कि सभ्य मानव और सभ्य मानव समाज में परिवार और कुटुंब की भूमिका क्या होती है, या सभ्य समाज कैसे निर्मित किया जा सकता है। ये मेरी कोशिश है, बहुत सारे लोगों के और भी विचार इसमें शामिल हो सकते हैं। मानव जाति को संपूर्ण विकास, उत्थान और मानव जाति को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए, जिसमें ऐसे मानवीय समाज का निर्माण हो, विश्व समाज का निर्माण हो, जहाँ पर सभी लोग प्रेम, आनंद, सहअस्तित्व, परस्पर सहयोग, शांति और भय रहित मतलब निर्भय जीवन को जी सके और आनंद प्राप्त कर सकें। इसके संबंध में सर्वप्रथम मानव के समाज में जो मूल इकाई है परिवार, संयुक्त परिवार या कुटुंब, इनके बारे में थोड़ा मैं जो मुझे समझ है मैं बताना चाहता हूँ। कि एक परिवार होता है जिसमें माता पिता होते हैं और उनकी संतानें होती हैं। बहुत होता है तो माता पिता भी रहते हैं, जो दादा दादी या चाचा चाची कहलाते हैं। इसको हम लोग एकल परिवार बोलते हैं और वर्तमान समय में ये प्रचलन में है अधिकांश विश्व में। और ऐसे ही कई परिवार मिलकर जब साथ रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार या कुटुंब बनाते हैं। कुटुंब में जो संयुक्त परिवार या कुटुंब होता है उसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता और उनकी सभी की संतानें आती हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में या अन्य ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, विशेष परिस्थिति आ जाए, तो पारिवारिक संबंध के जो रिश्ते होते हैं उनको भी कुटुंब में शामिल करते हैं। मेरे ये देखने में आया है और वो अच्छी बात है। अब मानव के लिए परिवार ही मूल इकाई है, जहाँ मानव जन्म लेता है। तो परिवार वो संस्था है जिस पे सबसे ज़्यादा कर्तव्य बोध या जिम्मेदारी होती है मानव के निर्माण में, क्योंकि यह जो शिशु पैदा हुआ है भविष्य में वो मानव को रूप धारण करेगा। ये जीवन चक्र है पूरा। तो वो मानव समाज से, प्रकृति से, विश्व से, सहअस्तित्व के साथ व्यवहार में आएगा, व्यवहार करेगा। तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए मानव के रूप में, एक सभ्य मानव के रूप में। आजकल का तो व्यवहार अराजकता से भरा हुआ है। तो ये जो मानव है इसका व्यवहार पूरी तरह से परिवार, मानव समाज, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आसपास का वातावरण, समाज का वातावरण, ये उसकी मानसिकता को तय करता है, उसको पूरा तय करता है। भय से ग्रस्त होगा तो शरीर का विकास नहीं होगा, मन का विकास नहीं होगा, वो सामाजिकता में नहीं जा सकता, वो संस्कृत में जा सकता, प्रकृति का वो आनंद ले सकता। तो जो भी मानव और मानव समाज के आसपास की जगह पे जो होता है, जहाँ परिवार रहता है, उसका बहुत असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। परिवार में मिलने वाली जो शिक्षा होती है, जो संस्कार होते हैं, जो नैतिकता और व्यवहार बोध या कर्तव्य होते हैं, यदि परिवार में इनकी शिक्षा नहीं दी जाती या संस्कार नहीं दिए जाते, तो ये चीज़ ऐसी हैं जो मानव का जो विकास होता है उसमें उसका कितना मानसिक डेवलपमेंट हुआ, कितना शारीरिक विकास हुआ, कितना सामाजिक विकास हुआ, कितना आध्यात्मिक विकास हुआ, उसका व्यवहार कैसा है प्रकृति के साथ, वो चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं, ये सब परिवार के अंदर ही सीख पाता है, वहीं विकास होता है। तो इस पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये हो नहीं रहा आजकल समाज के अंदर। ये मेरे निजी विचार।
तो इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम हमारे जो घर के सदस्य हैं वो कैसा व्यवहार करें, या उनकी खुद की नैतिकता और कर्तव्य बोध क्या है, वही सीखता है बच्चा। अब मैं बार बार परिवार कह रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे परिवार से क्या होगा, तो मैं समझा देता हूँ आपको। कि हर मानव एक परिवार में जन्म लेता है और बहुत सारे मिलके मानव भी समाज का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए एक परिवार से कुटुंब बनेगा, ऐसे कई कुटुंब मिलकर जाति धर्म के होंगे, ये सब परिवार होंगे तो वो मानव समाज को निर्मित करते हैं। ऐसे कई मानव समाज मिलकर एक गांव शहर को निर्मित कर देते हैं। ऐसे कई शहर मिलकर एक राष्ट्र को निर्मित कर देते हैं। ऐसे कई राष्ट्र मिलकर पूरे विश्व को निर्माण करते हैं। तो परिवार मानव समाज से लेके विश्व समाज तक मानव का कुल इस तरीके से ही उसका गठन होता चला जाता है। वो सब एक दूसरे पर निर्भर ही रहते हैं, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। इससे साबित होता है कि मानव ही परिवार और समाज की मूल इकाई है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वही मानव परिवार का निर्माण करता है, वही मानव समाज का निर्माण करता है, वही मानव विश्व समाज का निर्माण करता है। उसको प्रकृति के साथ रहना है, उसको संस्कृति के साथ रहना है, उसको लोगों के साथ आचार व्यवहार करना है, सहअस्तित्व में रहना है। तो कैसे इन सब चीज़ का वो तालमेल बिठाएगा, सामंजस्य बिठाएगा। अब इस बात पे मैं अपने विचार रखता हूँ कि एक सर्वोच्च कुलीन सभ्य समाज या विश्व का कैसे निर्मित किया सकेगा। तो इस पर ध्यान देने वाली बात जो मेरे समझ में आती है कि मानव अपनी प्राकृतिक आवश्यकता, पोषण, आश्रय, सुरक्षा, कपड़े वगैरह जो भी उन्होंने आविष्कार बनाए हैं आज तक, इसकी तो व्यवस्था काफ़ी कुछ हो चुकी है और आगे होती भी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इन सब के बीच में जो एक मानव की जो बेसिक आवश्यकता है, वो बेसिक आवश्यकता है, क्या वो भय रहित है, क्या वो आनंदपूर्ण है, क्या वो प्रेमपूर्ण है, क्या उसकी ज़िंदगी शांतिपूर्ण जा रही है, क्या वो समझदार है, व्यवहारपूर्ण है। ऐसा मेरे देखने में कमी आया है। इससे एक बेहतर मानव का जो समाज है ना, उसका गठन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी ये चीज़ें गायब हैं जिसकी मैंने ऊपर बताया। ये चाहता वो ऐसे ही समाज है, पर ऐसा समाज है भी नहीं जिसमें शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, भय रहित हो, समझदार लोग व्यवहार कर रहे हो, ऐसा समाज है भी नहीं। तो ये कैसे हो सकता है, इस पे क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, या आपस में मानव लोगों का क्या सहयोग होना चाहिए। तो जो सर्वाधिक आधारभूत बात है कि जहाँ मानव जन्म लेता है वहाँ से ही परिवार के वातावरण जिसमें रहता है वो मानव के विकास को प्रभावित करेगा। ये बहुत साधारण सी बात है, ये कोई भी समझ सकता है। अब परिवार और संयुक्त परिवार में मिलने वाले पारिवारिक वातावरण, शिक्षा, उसकी जो जिम्मेवारी हैं वो सामाजिकता, नैतिकता का बोध, प्रकृति के प्रति उसका बोध, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी, उसके कर्तव्य, उसके समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति संस्कार, उसका मानव जगत से व्यवहार, प्राणी जगत से व्यवहार, ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस किस रूप में होना चाहिए, इससे ही मानव की मानसिक शरीर का विकास, समाज का विकास और प्रकृति के व्यवहार को तय करता है। परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, मतलब माता पिता और दादा दादी, हम उम्र लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बताऊँगा एज वाइज कैसे होते हैं वो, उनका कर्तव्य है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को मानसिक रूप से परिपक्व, शारीरिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से संगठित और प्राकृतिक रूप से उनको प्रकृति से क्या उनके उपयोगी चीज़ें हैं, बिना किसके बिना से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनको समझाएं। उसके व्यवहार को कुशल करने के लिए आप लोग प्रेरणा से बने हैं।
पेड़ पौधे लगाएं, नदियों का संरक्षण करें, पहाड़ों का संरक्षण करें। जब आप करेंगे, वो देखेंगे तो वो समझेंगे कि इनकी आवश्यकता मानव को पड़ती है। तो मोटे तौर पे मैंने मानव जीवन को 3 भाग में बांट दिया। ये मतलब मैंने बांटा है इसको, मैंने विभक्त किया है कि जो पहले उम्र होती है वो 1 से 30 वर्ष की मैंने रखी है, क्योंकि आजकल 30 वर्ष तक बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। तो बाल्यकाल से किशोर अवस्था की जो बात है वो, और मैं भी गुजरा हूँ उससे, तो मुझे भी समस्याएं पता है उसकी। जो भी लोग भी इस अवस्था से गुजरे सबको पता होंगी कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई। तो ये अवस्था जो है, इसमें सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक। इसमें मानव अपने आसपास के होने वाली सभी घटनाओं का अनुभव करता है, वो चाहे व्यवहार के रूप में हो, समाज के रूप में हो, प्रकृति के रूप में हो, मन के रूप में हो, वो परिवार के सदस्यों से, समाज के सदस्यों से ये अनुभव करता है। प्रकृति रूप से भी उसको कई चीज़ समझ में नहीं आती, पर होती हैं उसके जीवन में, घटती हैं। और वो सभी प्रकार की स्थिति से गुजरता है। वो भय की स्थिति उससे गुजरेगा, परिवार में आनंद हो तो उससे भी गुजरेगा, प्रेम और शांति का वातावरण हो। तो ये सब चीज़ें उसके जीवन को बहुधा बहुत प्रभावित करती हैं। तो परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको जानकारी है सही, वो परिवार के वरिष्ठ लोग अपने बच्चों को संस्कार, नैतिक शिक्षा, कर्तव्य बोध, व्यवहार बोध, प्रकृति के साथ सामंजस्य, सहस्तित्व का संतुलन, इन सब की जानकारी, जो ज्ञान है, अपने संतानों के साथ या अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा करनी चाहिए। ये एक आवश्यक बात है, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जो बात नहीं होता ना, इससे ही बच्चों कहते हैं आप पढ़ नहीं रहे हो, बताते ही नहीं उनको पूरी बात, उनके दिमाग में क्या प्रॉब्लम, उनको क्या दिक्कत, समाज में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये डिस्कस करना चाहिए रोज़ बैठ के कि उनको वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इसके बारे में। तो बच्चे खुल के सामने आएंगे, उनका मानसिक विकास होगा। जब जिसका मानसिक विकास होता है उसका शारीरिक विकास भी हो जाता है। तो बच्चों को अपने सामने प्रश्न उठाने का अवसर दें। अक्सर बड़े परिवारों में डांट डपट के बिठा दिया जाता है। बालक इस अवस्था में जीवन की सभी जिज्ञासाओं, उसके अंदर बहुत जिज्ञासा भरी रहती है। वो हर चीज़ की जानकारी मांगना चाहता है, उठती है उसके अंदर, मेरे अंदर भी उठी थी, आप लोगों के अंदर भी उठी होगी। तो जानकारी कहाँ से प्राप्त करे? यदि अपने उम्र वालों से प्राप्त करते, उन्हें है नहीं। हो सकता है किसी को गलत जानकारी पकड़ा देता है। आप उनके माता पिता हैं, आप उनके पालक अभिभावक हैं, तो आप जानकारी नहीं होगी तो आप कहीं से पता करके सही बताओगे उनकी किसकी ये जानकारी। और ये मैंने बहुधा देखा ही नहीं कि लोग बैठ के बात करते हैं कभी। और इसी अवस्था में मानो पूरे अज्ञान से भरा होता है। जो आप डालोगे वो ग्रहण कर लेगा, गलत डालोगे गलत ग्रहण कर लेगा, सही डालोगे सही ग्रहण कर लेगा। माता पिता नौकरी कर रहे हैं, दादा दादी खेतों में, दादा के पास समय नहीं, वो अपने अहंकार में उलझे हुए हैं, उनको अपना जीवन नहीं भूल रहा, बार बार वो रिपीट करते रहते हैं। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो होती हैं समाज में, कोई विशेष बातें आपको नहीं बता रहा हूँ। तो उनकी शारीरिक मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है। रासायनिक हार्मोनल परिवर्तन भी होते हैं जो उनके जीवन को वैसे प्रभावित करते रहते हैं। तो ये जो समय होता है, इस समय जो बड़े लोग हैं ना, उनका ये, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात, उनको एक कुम्हार की तरह काम करना चाहिए। उनसे बातें करें, उन्हें थपथपाएं, सहलाएं, प्यार दें, खेलें उनके साथ। उनका कर्तव्य है कि ये अपने बच्चों से ये सब चीज़ें की जानकारी लें, मतलब उनको थोड़ा अपनापन दिखाएं, थोड़ा फ्रेंडशिप दिखाएं, जिससे वो आपसे खुल कर पूछ सकें कि उनको जीवन में क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है। सब चीज़ें आपको बारी बारी थोड़ा बताना पड़ेगी। नहीं मालूम है तो आप लोग उसको सीखिए कहीं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुरुजन हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो ये काम करते हैं। नंबर 1 बात तो ये हो गई कि जो 1 से 30 वर्ष की आयु लोग होते हैं, उनका क्या स्थिति, उनके साथ क्या करना चाहिए। दूसरी स्थिति आती है कि जो 30 से 60 वर्ष के लोग हैं, अब ये परिवार का मूल स्तंभ होते हैं, महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इन पे 1 से 30 वालों की जिम्मेवारी भी होती है और 60 से ऊपर वालों की जिम्मेवारी भी नहीं को पड़ा जाती।
और सबसे ज़्यादा इन्हीं का उपभोग होता है और सबसे ज़्यादा उपयोग भी होता है। पैसा भी कमाएं, ये भी लाएं, आवश्यकताओं की पूर्ति भी करें, बच्चों की भी करें, बड़ों की भी करें, खुद की भी करें, समाज की भी करें। तो ये भारी दबाव में रहते हैं। पर इस आयु से सबको गुजरना पड़ता है। जो भी परिवार का निर्माण करता है उसको गुजरना ही पड़ेगा। तो ये जो 30 से जो 60 साल की जिसमें युवावस्था या प्रौढ़ावस्था बोलता हूँ, ये परिवार का निर्माण में लगे रहते हैं, समाज के निर्माण में लगे रहते हैं। इन्हीं के द्वारा फिर विश्व का निर्माण होगा। और आसपास का प्राणी जगत कैसा हो, प्रकृति जगत कैसा हो, और पूरे अस्तित्व के निर्माण में यही लोग योगदान करें। अच्छा करें तो भी यही होते हैं, बुरा करें तो भी यही होता है। और इसमें इस अवस्था में मानसिक और शारीरिक अवस्था बहुत मजबूत होती है। यदि वो सामाजिक रूप से भी अच्छी स्थिति पहुंच गया तो ऊर्जा से एकदम भरपूर हो जाते हैं वो लोग। तो यदि ये जो आयु वर्ग के लोग हैं वो कुछ समय निकाल कर उनके जो कर्तव्य बोध है, उनका जो व्यवहार बोध है, उनकी जो नैतिकता है, उसको इस कदर बना कर रखें कि उनको लोग देखें, उनको सीखें उनसे कि देखिए मेरे पिता ऐसे करते हैं, मेरे चाचा ऐसा करते हैं, मेरी दादी ऐसा करती हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं मेरे दादा लोग, वो समाज के कर्तव्य के काम करते हैं। तो ये जो आने वाली पीढ़ी इसको सीखती है, एक्सेप्ट करती है इसको। अब ये लोग अपने से छोटे सदस्यों का तो भार उठानी पड़ती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेनी समाज की स्थिति ऐसी है, जीवन चक्र भी ऐसा है कि ये उनको उठाना पड़ेगी। अब जो लोग उठाते हैं उनमें माता पिता भी आते हैं, चाचा ताऊ भी आते हैं, मौसा मौसी भी आते हैं, ये सब संबंधी उनके आना जाना रहता है। तो इन सब को देख कर ही बच्चे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और ये लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह का ये अपनी पीढ़ी को देना चाहते हैं व्यवहारिक ज्ञान, तो उनको उनके साथ साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। उनको जाके बताएंगे कि परिवार में कोई कर्तव्य है, जैसे कोई बीमार पड़ गया या कमज़ोर है या अकेला, या शादी फंक्शन है, या किसी की मृत्यु हो गई, वो क्या है। समाज में क्या है कि आप दुकान खोलिए, धंधा करिए, नौकरी करिए, ये सब तरह की सेवाएं हैं। इससे जो पैसा आता है उनको दान दक्षिणा में लगाइए, गरीबों को दें। तमाम तरह के सामाजिक कार्य होते हैं। उनका अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बहन के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपरिचित के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। एक मानव के रूप में सब समझाना पड़ेगा उन लोगों को, इसकी जानकारी दी नहीं जाती। फिर विश्व की प्रकृति क्या होना चाहिए, पूरा प्राकृतिक वातावरण ही बिगड़ गया, उसके प्रति क्या हो जाए। पेड़ लगाएं वो लोग, पशुओं को ना मारें, मछलियों को पालें, चिड़ियों के लिए घोंसले बनाएं। तमाम तरह की एक्टिविटी उनको सिखाना पड़ती है। इसके लिए उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करें और ख़ुद करके बताएं, उनको सहभागी बनाएं उसमें। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे समाज में लाया जा सकता है। अब हम लोग बोल देते हैं कि बच्चे आनंद से रहो, तुम लोग प्रेम से रहो, निर्भय रहो। वो भी ऐसे जीवन शैली पाना चाहते हैं, पर उनको बताना पड़ेगा भाई जिस चीज़ का तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में आनंद हो, प्रेम हो, संपत्ति हो, धन हो, स्वराध हो, निर्भय हो तुम, तो ऐसे समाज को तुमको बनाना पड़ेगा। तुमको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। तुम अपनाओगे तो ये आगे प्रोसीडिंग चलेगी, ये बात चलेगी। युवा पीढ़ी इन चीज़ों को समझता नहीं है। वो पाश्चात्य की कहीं से भी कोई चीज़ आ जाती है किसी भी देश की, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हमारे माँ बाप माना भी नहीं करते, हमारे बड़ा उसका विरोध भी नहीं करते कि भाई ये तुम कर रहे हो, बताओ कि क्यों करना चाहते हो, और करने पर बताइए कि क्यों किया था। ये दो प्रश्न उठाइए उनसे, आप लोग क्या हासिल किया उन्होंने। दिखावे की ज़िंदगी तो वैसे ही बेकार होती है। वास्तविकता में उनको दिखाइए कि वास्तविकता में क्या होगा। माता पिता और जो भाई बहन होते हैं बड़े, वो एक समय उसी अवस्था से गुजरते हैं, दादा दादी भी गुजरते हैं। उनकी जो आवश्यकता होती है, या बच्चों की आवश्यकता हो या माता पिता की आवश्यकता हो, इसकी जिम्मेदारी कौन पूरी करता है। वो बीच का आदमी पूरी करता है, जिसके माँ बाप हैं और जिसके बच्चे हैं। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई आज हम माँ बाप हैं, पहले हम बच्चे थे, ये हमारे माँ बाप थे। भविष्य में तुम माँ बाप बनोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, हम दादा दादी होंगे, परदादा परदादी होंगे। तो पहले परिवार की जिम्मेदारी उठा लो। हर व्यक्ति यदि अपने परिवार की जिम्मेदारी ढंग से उठाएगा तो समाज की वैसी उठने लगेगी। समाज उस चीज़ को सीखेगा
कि हमको भी बूढ़ा होना, हमको भी इस स्थिति में जाना। ये जीवन चक्र के बारे में उनको बहुत अच्छे से बताना चाहिए। उनको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से, बहुत समझते, बहुत समझदार से, और नहीं है इन चीज़ों की समझ तो कहीं जाके सीखें। बात सब करते हैं कि सभ्य समाज का निर्माण हो, पर होगा कैसे जब करोगे नहीं तो। अब इससे अपर स्टेज में आते हैं हम कि जो हमारे बच्चे हैं उनको किन किन बातों का बताना चाहिए। तो उनको सामाजिक वातावरण, सामाजिक बोध, समाज में जानवर भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, छोटे बड़े इंसान भी आते हैं, नैतिकता बोध, कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका नहीं करना चाहिए जीवन में, समाज का रूप स्वरूप बिगड़ जाता है, इसकी जानकारी देना चाहिए उनको। जा के दो, बताएं उन्हें। किसी उसने गाली बकी या कुछ कहा तो मना करिए कि नहीं, गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। किसी को मारा पीटा बताइए, नहीं मारना पीटना आवश्यक नहीं। ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको जाके। तो भविष्य जो जब आपको बताओगे कि भविष्य जो तुम भविष्य चाहते हो, तुम्हारा भविष्य तुमको वर्तमान में बनाना पड़ेगा। यदि वर्तमान में तुम अपना ये भविष्य बनाओगे तो तुम्हारे समाज का भविष्य जो उसका निर्माण भी वर्तमान में हो जाएगा। तो जैसा तुम चाह रहे हो, शांति प्रेम वाला, परस्पर सहयोग वाला, उसका निर्माण की जो भूमिका है वो तो अभी वर्तमान में करनी पड़ेगी। तुम ही लोग आगे जाओगे भविष्य में, तो तुम ही लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओगे, तब जाके चीज़ें होती हैं, अन्यथा नहीं होंगी। अच्छा, दूसरी बात ये होता है कि उनको बताना चाहिए कि भाई आगे चल के आपको अपनी योग्यता से कुछ कार्य करके परिवार के लिए आवश्यकता चीज़ों की पैदा करनी होगी। समाज की जो आवश्यकता है उसमें आप किस रूप में सम्मिलित होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। विश्व में आप किस रूप में सम्मिलित होते हैं आप पे डिपेंड होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो अपनी रुचि से, अपनी क्षमता से, अपने योगदान से समाज का और परिवार का, विश्व का योगदान बने। और आप पे भी परिवार और समाज की जिम्मेदारी आएगी तो उसके लायक बने, उस भार को उठाने के लिए अभी तैयार रहें। वे अपने कौशल और कर्तव्यों को पूरा करें। पद प्रतिष्ठा पैसा जो मेरे हिसाब से सबको प्राप्त हो जाती है, कोई भी इसमें अछूता नहीं रहता। किसी को बड़ा पद, किसी को छोटा पद, किसी को छोटी प्रतिष्ठा, किसी को बड़ी प्रतिष्ठा, किसी को कम पैसा, किसी ज़्यादा पैसा। प्रशंसा तो सभी को मिल जाती है। आप अच्छा कार्य करोगे तो आपको वैसे प्रशंसनीय हो जाओगे। तो उनको पता नहीं कर्तव्य बोध का वहन करें। वो जिस कार्य के लिए उस कार्य को बड़ी शिद्दत से करें, क्योंकि ये छोटे कार भी बड़े बड़े लोगों के लिए। अब अंडानी जी का कार ख़राब होगी तो मैकेनिक ठीक करेगा, अंडानी जी खुद ठीक नहीं करने आ जाएंगे। मैं इसलिए उनका नाम इसलिए लिया कि उदाहरण के लिए, या आप लोगों को बात समझ में आ जाए। तो यहाँ छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम ही होता है। जिस काम को आप ढंग से कर सकें, हर काम की हर व्यक्ति को हर समय आवश्यकता होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो अस्तित्व में जितनी बड़ी प्रकृति की योजनाएं हैं, वो योजना छोटे अंशों के बिना, छोटे अंश मतलब पत्ती पौधे का सहारा होती है, जड़ पौधे का सहारा होती है, एटम्स से परमाणु बनते जो होते हैं उससे पदार्थ बनते हैं, मिट्टी मिलकर पत्थर बन जाती है। तो अब देखोगे आपको बहुत सी चीज़ें दिख जाएंगी ऐसी। तो यहाँ पे समाज में भी छोटे कार्य कुछ नहीं होता। ये देखने की दृष्टिकोण ही बदलनी पड़ेगी हम लोगों के कि कोई कार्य छोटा है, कोई कार्य बड़ा है। सब्जी उगाने वाला, आपको सब्जी की आवश्यकता आपकी आवश्यकता से बड़ी है थोड़ी सब्जी है। जो सब्जी बेचने वाला वो छोटा नहीं है, क्योंकि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो जो भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे वो छोटा हो ही नहीं सकता। इसको दिमाग में बिठा लें। और सब अपनी आवश्यकताओं को जीवन में कभी पूरा नहीं कर सकते, और ना ये होती है कभी। लोग सोचते बस रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता, पर ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये चीज़, इस चीज़ का मतलब जितना भी अनुभव आप दे सके अपने आने वाली पीढ़ियों को, वो देना पड़ेगा। अब जो बीच की पीढ़ी होती है उस पे तो ज़बरदस्त दबाव रहता है कि वो
मानसिक संतुलन भी बना कर रखे, शारीरिक भी सामाजिक भी, उसको काफ़ी काम करना होता है। तो ये अपने बच्चों को करके बताएं कि आने वाली पीढ़ी जो रहेगी वो आपके काम को देख के, आपके कर्म को देख के उनको सर्वाधिक बोध होगा। किन चीज़ों का बोध होगा बता चुका हूँ, नैतिकता, सामाजिक बोध होगा उनको, उनका मानसिक संतुलन बढ़िया रहेगा, शारीरिक क्षमताएं बढ़िया रहेंगी, उनको कर्तव्य बोध होगा अपना कि क्या करना है, जिससे एक संभ्रांत और सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब इसके ऊपर भी एक आयु होती है, मैं उस आयु को भी बहुत बहुत गौर से देखता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी कम नहीं होती कि वो लोग बुज़ुर्ग हो गए, वरिष्ठ हो गए तो उनकी कोई जिम्मेवारी कम हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुभव और अनुभूति उन्हीं को होती ज़िंदगी के जीवन की। तो जो वरिष्ठ जन हैं उनसे मेरी हमेशा ये प्रार्थना रहती है कि वो इस जिम्मेदारी और उस जवाबदारी को समझें, अपने इस कर्तव्य को समझें कि वो अपने जीवन में बचपन से लेकर अभी तक जिस अवस्था से गुजरते हैं उन सब अवस्थाओं की परिस्थितियों का उनको बारीक से बारीक अनुभव होता है। वो जानते हैं कि समस्याएं कैसे आती हैं, उनको कैसे समाधान किया जाता है, उनसे कैसे निकला जाता है, समाधान समस्याओं को कैसे खोला जाता है, ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, क्या चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनको सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं ये तो ज़िंदगी का हिस्सा, ये तो जीवन का हिस्सा, प्राकृतिक हिस्सा है, इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो जीवन की वास्तविकता के बारे में अपनी पीढ़ियों को ज़रूर बताना चाहिए, जिससे वो एकदम अपने आप को स्वीकार भाव से अपना जीवन जिए। विभिन्न मानसिक, शारीरिक, सामाजिक जो वो कर्तव्य करते हैं वो अपनी पीढ़ियों को बताएं कि देखिए हमने भी ऐसा अपने समय में किया था, अब आपकी जिम्मेवारी, अब आप करें, आपको ये करना चाहिए। और उनको बताना चाहिए कि जो जीवन चक्र है इसमें मैं भी इन समस्याओं, वो उनको अनोखा ना लगे कि वो अकेले गुजर रहे हैं, मैं भी गुजरा था, ऐसा जवाब दें उनको कि मैं भी गुजरा था। मैंने अपने बड़ों से पूछा या अपने गुरुओं से पूछा या मैंने ऐसे लोग ढूंढे जिनको जानकारी थी इन सब चीज़ों की। तो इससे जो पीढ़ियाँ होंगी, जो यंगर लोग हैं, वो जीवन के जितने आयाम हैं, जितने आयामों में जीवन होता है उसके बारे में जान सकेंगे, समझ सकेंगे, उसका अनुभव कर सकेंगे और उस पर चलना सीख सकेंगे, उसको व्यवहार में लाएंगे। अब ये मेरे निजी विचार हैं कि इस तरह से यदि काम किया जाए तो ये प्रणाली को यदि उपयोग में लाया जाए, हम जो अवस्थाएं होती हैं उस अवस्थाओं में जो भी कर्तव्य बोध होते हैं, नैतिकता होती है, व्यवहार होता है, क्योंकि इन चीज़ समाज का निर्माण होता है। तो जो बाल्यकाल किशोर अवस्था है उनके, वो अपनी चीज़ों को समझें। जो 30 से 60 वर्ष के लोग हैं वो अपने व्यवहार हो, अपने बोधों को समझें, और 60 साल के बाद वालों को तो वो सहायता भी करते हैं, उनको होता भी है बोध, तो वह हम लोगों से साझा करें, विचार विमर्श करें हम लोगों के साथ। तो मेरा मानना ऐसा है कि एक कुटुंब और एक परिवार में यदि सही शिक्षा, संस्कार, नैतिकता का बोध, कर्तव्य बोध, सामाजिक समरसता, प्राकृतिक व्यवहार, वास्तविक व्यवहार बताया जाए तो एक संभ्रांत और सभ्य मानव जाति का निर्माण जरूर किया जा सकता है, जिससे विश्व कल्याण भी होगा, सामाजिक कल्याण भी होगा, प्राकृतिक कल्याण भी होगा, सृष्टि कल्याण भी होगा। सब लोग प्रेम आनंद से जिएंगे, सब निर्भय होकर जिएंगे, ऐसी मेरी मनोकामना भी है। और सदा ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता रहते हैं कि इस तरह का ही जीवन होना चाहिए सबका। अंत में आप कबीर जी की एक वाणी है, उसका ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है या अनुवाद है, या मैं जैसा सोचता हूँ उसके बारे में, कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इसमें मेरे ख्याल से उन्होंने समाज के लिए बोला है कि समाज का गठन कैसे हो सकता है, सभ्य समाज और मानव का कैसे गठन होता किया जा सकता है इस दोहे के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से। इसमें जो भूख का जो अभिप्राय है वो पोषण से नहीं है कि खाना को सबको मिल जाता है। इसमें जो भूख है वो आपकी मनोकामना है, आपकी आवश्यकताएं हैं, जो जीवन की मौलिक आवश्यकताओं, उसकी बात शायद कबीरदास जी कह रहे हैं। मेरे अनुभव में ऐसा आया, मैंने इसको इस तरीके से देखा। ये परम पिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि वो इतनी योग्यता, समझ, क्षमता मुझको प्रदान करे कि मैं अपने जीवन में
अपनी और अपने परिवार कुटुंब की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकूं, जिससे मैं अच्छा जीवन जी सकूं। और इतनी क्षमता और भी देना कि यदि समाज में किसी और भी व्यक्ति की आवश्यकता हो रही है और उसकी पूर्ति करने में वो सहभागी मैं हो जाऊं, मतलब उसका भी साथ देने, उसकी आवश्यकताओं को भी साथ दे सकूं, इतनी कृपा भी करना, इतनी दृष्टि भी रखना हम पर। तो ये परस्पर अपने जिम्मेदारी उठाना, परिवार की जिम्मेदारी उठानी और समाज की जिम्मेदारी उठाने वाली बात है इसमें। ये एक सभ्य समाज की छोटी सी बात है। ऐसा हो तो सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। ऐसा करने से समस्त सृष्टि एक खास सहअस्तित्व, खास संतुलन में रहेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सभी का कल्याण हो, सभी लोग आनंद, प्रेम, शांति और परस्पर सहयोग से व्यवहार में जीवन जीने की कला सीख जाएं। सभी को सादर प्रणाम। मेरी बातें अच्छी लगती हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कोई बात ऐसी जो मैं पूर्ण नहीं हूँ, आप जैसा ही साधारण आदमी हूँ, इसलिए मैं साधारण बातें करता हूँ। तो कोई विचार मुझसे छूट जाते हैं, अपवाद तो छूट ही जाते हैं, अपवादों में तो कभी बात बाद में की जाएगी, तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत